Hello everyone. In this video we will discuss about JEST 2022 जिसका एग्ज़ाम 13 मार्च 2022 को होने वाला है. So we will discuss about integrated PhD. जैसा हमें पता है JEST 2022 दो एग्ज़ाम्स के लिए एक साथ कंडक्ट होता है, मतलब दो कैटेगरी के लिए, एक PhD और एक इंटीग्रेटेड PhD. तो इंटीग्रेटेड PhD में आपको MSc प्लस PhD कराई जाती है. ओके, सो इस वीडियो में हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे. तो आज के एजेंडा में हम लोग डिस्कस करेंगे जेस्ट के इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को, यूज़ करने वाली बुक्स को, जेस्ट की प्रिपरेशन में मॉक टेस्ट क्या रोल प्ले करते हैं, एक्स्ट्रा टॉपिक्स को हम लोग कैसे प्रिपेयर करें, क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करें, और मेरे कुछ फाइनल टिप्स. सो इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखना. ये वीडियो डेफिनेटली जेस्ट 2022 में आपकी हेल्प करेगी और यह वीडियो इंटीग्रेटेड PhD स्टूडेंट्स के लिए है. अगर आप में से मेरे को कोई नहीं जानता, सो आई एम अभिनव अग्रवाल एंड करेंटली आई एम डूइंग माई MSc इन फिजिक्स फ्रॉम IIT बॉम्बे. ओके, सो इस वीडियो में आगे चलते हैं. सबसे पहले हम लोग देखते हैं इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को. सो आप लोग एक बार सिलेबस को ज़रूर डाउनलोड कर लें ऑफिशियल वेबसाइट पे से जाके, या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी सिलेबस का लिंक है, वहाँ से भी जाके आप लोग सिलेबस को डाउनलोड करके रख लें. क्योंकि आप किसी भी एग्ज़ाम की अगर प्रिपरेशन कर रहे हैं तो एटलीस्ट आपको उसका सिलेबस पता होना चाहिए. ध्यान दें, जेस्ट और जैम के सिलेबस में काफ़ी कुछ डिफरेंस है. ठीक है, बहुत सारी सिमिलैरिटी भी है और बहुत सारा डिफरेंस भी है. जैसे जैम में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो जेस्ट में नहीं आते. तो अगर आप जेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको उन एक्स्ट्रा टॉपिक्स को पढ़ के जाने की कोई ज़रूरत नहीं है. और इस बार एक और फ़ायदा है कि जैम के 1 मंथ बाद जेस्ट अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहा है. तो आप लोग इस अपॉर्चुनिटी का फ़ायदा उठाकर अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं और इंडिया के टॉप मोस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में एडमिशन लेके अपने आगे की PhD अच्छे से कर सकते हैं. ठीक है, एक और चीज़ वीडियो शुरू होने से पहले बता दूं, जेस्ट के जो रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं वो आपको फेलोशिप प्रोवाइड करते हैं जो IITs में प्रोवाइड नहीं होती. ओके, IITs आपको फेलोशिप नहीं देती हैं, जेस्ट आपको फेलोशिप देता है. तो जेस्ट के क्या बेनिफिट्स हैं उसके बारे में हम एक और वीडियो में डिस्कस करेंगे. सो 1 बाय 1 चलते हैं. सबसे पहला टॉपिक है आपका मैथमेटिकल फिजिक्स. इसमें आपको ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशंस, लीनियर अलजेब्रा, मैट्रिक्स. ठीक है, लीनियर अलजेब्रा में जो मैट्रिक्स वाला पार्ट हो, कुछ और भी पार्ट होता है लीनियर अलजेब्रा में, पर मैट्रिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है. कॉम्प्लेक्स नंबर एंड एनालिसिस. इसमें आपको कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन, पोल्स, सिंगुलैरिटी. ठीक है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है. पोल, सिंगुलैरिटी का चीज़, थ्योरम वगैरह भी इसमें इम्पॉर्टेंट है. इसके बाद प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इससे भी क्वेश्चन कंटिन्यूसली जेस्ट पूछता है. देन वेक्टर एनालिसिस. डिराक डेल्टा फंक्शन को आप सबसे बाद में कर सकते हैं, बट ये स्टार्टिंग के टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, इसे आप स्किप नहीं कर सकते. डिराक डेल्टा फंक्शन अगर आपको समझ में नहीं आता तो आप स्किप कर सकते हैं, बल्कि डिराक डेल्टा फंक्शन भी ईजी है, इसे भी आप ईजिली कर सकते हैं. नाउ अगर आपके पास ये सब करने के बाद कुछ एक्स्ट्रा टाइम बचता है या आपकी प्रिपरेशन काफ़ी अच्छी है, तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स लिखे हैं जैसे फोरियर ट्रांसफॉर्म, लाप्लास ट्रांसफॉर्म, स्पेशल फंक्शन जैसे बेसल फंक्शन हो गया, लेजेंडरी पॉलिनोमियल्स हो गया. तो इसे भी आप देख के जा सकते हैं, एक आध क्वेश्चन इससे आ सकता है. देन फोरियर सीरीज़. ठीक है, फोरियर सीरीज जैम में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पर जेस्ट में इससे कम ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं. ओके, सो आपके सामने मैथमेटिकल फिजिक्स का सिलेबस लिखा हुआ है. ओके, ये आपके इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं और अगर आपको टाइम मिलता है तो आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हैं. आगे चलते हैं. सो हमारी क्लासिकल मैकेनिक्स के यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं जैसे लैग्रेंजियन मैकेनिक्स, हैमिल्टोनियन मैकेनिक्स, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन,
स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, स्मॉल ऑस्किलेशन, स्टेबिलिटी एनालिसिस, सेंट्रल फोर्स एंड पॉइजन ब्रैकेट। अब इसमें से कुछ टॉपिक्स आपके एमएससी में हैं जो शायद एडवांस बीएससी में आपको मिले होंगे, बट मेरे को लगता है शायद एडवांस बीएससी में भी ये टॉपिक्स शायद ही पढ़े हों। हो सकता है आपने पढ़े हो, पर मैक्सिमम बच्चों ने एडवांस टॉपिक्स नहीं पढ़े होते, जैसे लैग्रैंजियन एंड हैमिल्टोनियन, कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन, स्मॉल ऑस्किलेशन वगैरह। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जैसा मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि जस्ट इंटीग्रेटेड पीएचडी और पीएचडी दोनों के लिए एक सिंगल एग्जाम ही कंडक्ट कराता है। ये टॉपिक एमएससी के हैं, ठीक है। सो इन टॉपिक्स को आप ज़रूर एक बार देख के जाएँ, क्योंकि इससे क्वेश्चन डेफिनेटली आते ही आते हैं। ये कुछ लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि इन्हें आपको करके नहीं जानना है, क्वेश्चंस इनसे भी आते हैं, बट इनसे ज़्यादा मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ ऊपर वाले सेक्शन में से आते हैं। इनसे क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, जैसे फ्लूइड मैकेनिक्स, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड एनर्जी, जनरलाइज कोऑर्डिनेट्स, फेज स्पेस, रिजिड बॉडी एंड रोटेशनल डायनामिक्स। अगर आपके पास टाइम हो तो आप रोटेशनल डायनामिक्स को देख के जा सकते हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। एक आध क्वेश्चन रोटेशनल डायनामिक्स में से आ ही जाता है, ठीक है। बट इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन जो पार्ट्स हैं वो ऊपर के पार्ट्स हैं, उन्हें आप बिल्कुल भी स्किप करके नहीं जाएं, ठीक है। उसे अच्छे से आप कवर करके जाएं। देन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में ये जो मैंने रेड से लिखा है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी में जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं हैं वो मैंने यहाँ पर नहीं लिखी हैं, बट जितना भी सिलेबस मैंने यहाँ पे आपको आपकी मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा होगा वो सारा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। आप ये लास्ट के कुछ पार्ट्स को छोड़ सकते हैं, जैसे डीसी एनालिसिस छोड़ सकते हैं, बाकी सब आपको करके ही जाना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है और एक बहुत बड़ा सेक्शन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से जस्ट पूछता है, तो आप इसे नेगलेक्ट करके नहीं जा सकते। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कूलॉम्स लॉ, मल्टीपल एक्सपेंशन एंड इमेज प्रॉब्लम, इलेक्ट्रिक डायपोल, मोशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, बायो-सावर्ट लॉ, एम्पियर्स लॉ, मैग्नेटिक फोर्सेस, मैक्सवेल इक्वेशन, electromagnetic wave in free space in dielectrics and in conductors, reflection and transmission from boundary condition, magnetic dipole and Poisson and Laplace equation। डीसी एनालिसिस ऑफ आरएलसी से आप चाहें तो छोड़ सकते हैं, बट क्वेश्चन इससे भी आते हैं, ओके। बट ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को आप स्किप नहीं कर सकते। देन क्वांटम मैकेनिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वांटम मैकेनिक्स को भी छोड़ के नहीं जाया जा सकता। काफ़ी पार्ट जस्ट का क्वांटम मैकेनिक्स से पूछा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, पार्टिकल इन अ बॉक्स, हार्मोनिक ऑस्किलेटर, एंगुलर मोमेंटम, स्पिन, नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन एंड आइडेंटिकल पार्टिकल्स। तो एंगुलर मोमेंटम आपके लिए नया हो सकता है, हार्मोनिक ऑस्किलेटर थोड़ा सा एडवांस चला जाता है, स्पिन आपके लिए नया है, नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन एंड आइडेंटिकल पार्टिकल्स में थोड़ा सा वो एडवांस चला जाता है, ठीक है। पोस्टुलेट्स ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स ये जैम लेवल का ही पूछा जाता है, तो थोड़ा सा जस्ट जैम से हायर लेवल होकर पूछता है, बट घबराने की बात नहीं है। आपने जैम में जो भी पढ़ा उसे जस्ट के अकॉर्डिंग आपको रिवाइज करना है और नए नए टॉपिक्स पर थोड़ा थोड़ा सा फोकस करते हुए चलना है और क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। तो हम देख लेते हैं जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बट आपको तब भी करके जाने हैं अगर आपके पास टाइम है। रेडियल वेव फंक्शन, हाइड्रोजन एटम, वाइब्रेशनल मेथड, WKB अप्रॉक्सीमेशन, डिराक फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ से एक आध क्वेश्चन ही आता है। अब आपको ऐसा नहीं करना कि आपको पूरा अपना 1 मंथ वाइब्रेशनल मेथड, WKB अप्रॉक्सीमेशन पढ़ने में निकाल देना है, नहीं। पहले आपको एंगुलर मोमेंटम, स्पिन, नॉन डिजेनरेट परटर्बेशन इसे अच्छे से कर लेना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। कई बार क्या होता है ना, बहुत सारे बच्चे यही गलती करते हैं, वो लोग नए नाम को सुनते हैं ना, मतलब थोड़ा इंटरेस्टिंग लगता है सुनने में तो वो उससे पढ़ना स्टार्ट करते हैं, पर आप थोड़ा सा स्ट्रेटेजिकली तो सोचो, ठीक है। पढ़ाई करो विद स्ट्रेटेजी, देखो कहाँ से जस्ट ज़्यादा क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, पहले उन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करो, उसके बाद टाइम बचता है तब आप नए टॉपिक्स पे जाओ। ऐसा मत करो कि आपको अभी ही 1 महीने में पूरी एमएससी करनी है, नहीं, ये एमएससी के टॉपिक्स हैं, ठीक है। और ये जो वाइब्रेशनल मेथड, WKB अप्रॉक्सीमेशन है, ये आपको सेकंड सेमेस्टर में पढ़ाया जाएगा एमएससी के, फर्स्ट सेमेस्टर में भी नहीं है, ठीक है ना। तो 1 मंथ को अपना अच्छे से यूटिलाइज करो, इसीलिए मैंने ये वाली वीडियो बनाई है ताकि आप इधर उधर ना भटको, ओके। तो टाइम ख़राब नहीं करते हुए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल। तो स्टैटिस्टिकल जस्ट का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से बहुत क्वेश्चन जस्ट पूछता है।
तो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे हुए हैं सारे, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं ये। काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, लॉज ऑफ इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, कैनोनिकल एंसेम्बल, आइडेंटिकल पार्टिकल्स, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन एंड एंट्रोपी। कुछ लेस इंपॉर्टेंट पार्ट भी है बट जिसे आपको करके जाना ही है अगर आपके पास टाइम बचता है तो, जैसे माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, ग्रैंड कैनोनिकल एंड ब्लैक बॉडी रेडिएशन। ये तो आपने जैम में भी पढ़ा है। अच्छा एक इम्पॉर्टेंट बात आपको देखनी है, जैम में कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स हैं जो जैस्ट नहीं पूछता, तो उसे आपको करके जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। जैसे जैम में एक सेक्शन है मॉडर्न फिजिक्स करके, जबकि जेस्ट में ये क्वांटम मैकेनिक्स करके है। ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में कुछ एक्स्ट्रा पार्ट है जो मॉडर्न फिजिक्स में नहीं है, और मॉडर्न फिजिक्स के कुछ एक्स्ट्रा पार्ट में जेस्ट बहुत कम पूछता है या नहीं पूछता। तो जेस्ट जो पार्ट्स कम पूछता है उसे आपको करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक एंड एक्सपेरिमेंटल फिजिक्स, इस पर मैंने स्टार मार्क कर रखा है। अगर आपके पास टाइम है और आपने वो सब पुराना अच्छे से कर रखा है तब भी आप इस नए टॉपिक्स पे जाएं। ठीक है, और इन टॉपिक्स में से भी आप कुछ टॉपिक्स को चूज़ कर सकते हैं, जैसे ऑपरेशनल एम्पलीफायर, बेसिक्स ऑफ पीएन जंक्शन डीसी एनालिसिस, क्लिपर एंड क्लैम्पर सर्किट, या बेसिक ऑफ ट्रांजिस्टर नेटवर्क एनालिसिस। इसके अलावा आपको कोई टॉपिक एक्सपेरिमेंटल और इलेक्ट्रॉनिक्स में करने की ज़रूरत नहीं है। मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं टॉपिक्स में से पूछे जाते हैं। ठीक है, मैंने पूरा देख के लिखा है कि किस टॉपिक में से क्वेश्चंस सबसे ज़्यादा आते हैं, उन्हीं टॉपिक्स को मैंने यहाँ पर मेंशन करा है। अगर आपके पास टाइम बचता है तो मेरे ऊपर विश्वास करके इन टॉपिक्स के अलावा किसी और क्वेश्चन को ना करें। केवल इतना ही करें, और इन्हें भी तब करें जब आप EMT, मैथमेटिकल फिजिक्स, मैकेनिक्स और क्वांटम मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स कंप्लीट कर चुके हों, तभी आप इन टॉपिक्स पर आएँ, क्योंकि पहले उन्हें करना ज़रूरी है, वहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। देन एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स, इसे भी आप छोड़ सकते हैं अगर आपके पास टाइम की कमी है। मैंने इसमें कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिख दिए हैं, एक आध क्वेश्चन यहाँ से आता है। बोहर थ्योरी, एक्सरेज, LS एंड JJ कपलिंग, वाइब्रेशनल स्पेक्ट्रा। तो जस्ट यहाँ से कम पूछता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा बिल्कुल नहीं पूछता, पर बहुत कम पूछता है। अगर आप थर्मोडायनेमिक्स, EMT, क्वांटम मैकेनिक्स के रेशो में पूछोगे तो यहाँ से बहुत कम पार्ट पूछा जाता है, मैक्सिमम पार्ट आपको वहीं से मिलता है। नेक्स्ट कंडेंस मैटर फिजिक्स, इसे थोड़ा अच्छे से देख के जा सकते हो अगर टाइम मिलता है तो। बाकी अगर टाइम नहीं है तब मैं कहूँगा इसे नेगलेक्ट कर दो, और अगर टाइम है तो एटलीस्ट क्रिस्टेलोग्राफी, एक्स-रे रिफ्रैक्शन एंड रेसिप्रोकल लैटिस को देख के चले जाओ। और अगर बचा सकते हो टाइम, प्रिपरेशन थोड़ी अच्छे लेवल की है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, स्पेसिफिक हीट्स ऑफ सॉलिड को भी देख के जा सकते हो। इसमें भी केवल मैंने वो ही पार्ट लिखा है जो जस्ट में पूछा जाता है, एक्स्ट्रा पार्ट्स को मैंने यहाँ से हटा दिया है। ठीक है, तो हमारा सिलेबस डिस्कशन था। आई होप आपको सिलेबस में कोई डाउट नहीं होगा। अगर अब भी आपको कोई डाउट हो तो आप नीचे मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना डाउट पूछ सकते हैं। बाकी इस सिलेबस को अगर आप अच्छे से कर लेते हैं तो आपको मैक्सिमम क्वेश्चन इस सिलेबस में से मिल जाएंगे। अब हम बुक्स को देख लेते हैं। जैसे बहुत सारे लोग पूछते हैं क्या कोई नई बुक खरीद के पढ़ना स्टार्ट करें। इस टाइम आपको किसी भी स्पेसिफिक बुक की रीडिंग करने की ज़रूरत नहीं है फॉर द 1 मंथ। ठीक है, जैम की जिस डेट को आपका जैम है वो 13 फ़रवरी को है, एंड आई थिंक जो जेस्ट है वो 13 मार्च को है। तो करीब 30 डेज ही हैं आपके पास। तो आप कोई भी बुक रीड मत करो, जो भी आपने पढ़ा है उसे अच्छे से रिवाइज करो, और जो नए टॉपिक्स हैं उसके लिए आप स्टडी मटेरियल पे थोड़ा सा फोकस कर सकते हो, थोड़ा रेफर कर सकते हो जो कोचिंग के स्टडी मटेरियल्स होते हैं। मैं किसी स्पेसिफिक कोचिंग का नाम नहीं लूँगा। जो इनके CSIR नेट वाला मटेरियल होता है उसमें से उन स्पेसिफिक टॉपिक्स को उठा के पढ़ सकते हो जो मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसके अलावा आपको कुछ नया पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो हमने बुक्स का पार्ट कवर कर लिया। नेक्स्ट मॉक टेस्ट। हाँ, मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एक फ्री टेस्ट सीरीज़ रेफ़र कर सकते हो, या फिर कोई एक टेस्ट सीरीज़ बाई कर सकते हो अगर आपको फ्री नहीं मिलती है, जो आपके बजट के अंदर हो और जो आपके एक्सपेक्टेशंस को मीट करे। ठीक है, टेस्ट सीरीज़ कैसे बाय करनी है? तो जेस्ट का जो टेस्ट होता है वो ऑफलाइन होता है, और उसका पैटर्न जैम के पैटर्न से अलग है। तो जेस्ट में 3 पार्ट आते हैं, पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी। पार्ट ए में 15 क्वेश्चन होते हैं। ओके, हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, निगेटिव 1 मार्क की होती है। पार्ट बी में 10 क्वेश्चन आते हैं, इसमें भी हर एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है,
और 0 नेगेटिव मार्किंग होती है। और पार्ट सी में हर 25 क्वेश्चंस आते हैं और हर एक क्वेश्चन 1 मार्क का होता है और -1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है। तो इस पैटर्न के अकॉर्डिंग आप मॉक टेस्ट दे सकते हो। बट ध्यान रखना, जेस्ट का मॉक टेस्ट ऑफलाइन होता है, मतलब जेस्ट का जो टेस्ट होता है वो ऑफलाइन होता है। तो थोड़ा सा इसे ध्यान रखना, क्योंकि उसमें आपको OMR शीट को भी फिल करना होगा। तो 5 से 7 मॉक टेस्ट जेस्ट के लिए दे सकते हो, क्योंकि एक मंथ में इतने मॉक टेस्ट मेरे ख्याल से काफ़ी होते हैं, क्योंकि आपको नए टॉपिक्स भी पढ़ने हैं, थोड़े हायर लेवल के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करने हैं जैम से। इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट अगर आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी तो दे सकते हो। अगर आपकी प्रिपरेशन थोड़ी सी अच्छी लेवल की है बट अभी आपके पास एक्स्ट्रा टॉपिक्स आपने नहीं पढ़े, तो आप इससे ज़्यादा मॉक टेस्ट मत दो। ओके, अब एक्स्ट्रा टॉपिक्स को हमें कैसे प्रिपेयर करना है, तो पहले मैं इसे रफ कर देता हूँ जो भी लिखा हुआ है। तो हाउ टू प्रिपेयर एक्स्ट्रा टॉपिक्स। तो सबसे पहले आपको, जैसा मैंने पहले ही बताया, जैम और जेस्ट में जो भी टॉपिक्स कॉमन हैं उन्हें पहले अच्छे से रिवाइज कर लो। ठीक है, उस पर थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लो, जेस्ट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कर लो। कोचिंग में थोड़े से CSIR लेवल के क्वेश्चंस कर लो उन टॉपिक्स में से, या CSIR या फिर गेट लेवल के, क्योंकि जेस्ट का जो लेवल है वो नेट के इक्विवेलेंट है। ठीक है, क्योंकि जेस्ट भी PhD में एडमिशन देता है, इसलिए। उसके बाद जब आप ये रिवीजन वगैरह कर लो, कुछ एक्स्ट्रा लेवल के क्वेश्चंस कर लो, तभी आपको एक्स्ट्रा टॉपिक्स पर जंप करना है। ठीक है, और एक साथ नहीं कि आप बहुत सारे एक्स्ट्रा टॉपिक्स को एक साथ पढ़ने लग गए, रिसर्च करना स्टार्ट कर दी, नहीं, एक एक करके स्टार्ट करना है। जैसे क्लासिकल में पहले आपको लैग्रेंजियन अच्छे से करना है। ठीक है, लैग्रेंजियन समझने में थोड़ा सा हो सकता है आपको टाइम लगे, क्योंकि उसमें पहले आपको जनरलाइज कोऑर्डिनेट, जनरलाइज फोर्स वगैरह समझना पड़ेगा। फिर आपको हैमिल्टोनियन पे चलना है, फिर आपको कैनोनिकल ट्रांसफॉर्मेशन समझने हैं, पॉइजन ब्रैकेट समझनी है। तो ऐसे करके आपको चलना है, ऐसा नहीं कहीं से भी रैंडम टॉपिक्स उठा के कुछ भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया, नहीं, पता चलेगा मेहनत बहुत करोगे, रिजल्ट कुछ नहीं आएगा। तो एक सीरीज में लेके चलना है। ओके, और इसका आइडिया आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन से ले सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। तो एक बार जैम देने के बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, जेस्ट का प्रीवियस ईयर खोल के देख सकते हो। तो मेरे फाइनल टिप्स, ठीक है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि मैक्सिमम सब्जेक्ट कवरेज के लिए मत भागो। जेस्ट 2022 की कट ऑफ 26 मार्क्स थी, और कट ऑफ का मतलब होता है यहाँ पे आपको कॉल लेटर मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि जेस्ट उतने ही लोगों को सेलेक्ट करता है जिन्हें कॉल लेटर भेजना होता है। ओके, और आई थिंक ये जो बच्चे सेलेक्ट थे ये थे ओनली 396 स्टूडेंट्स। जेस्ट में जो 396 स्टूडेंट था उसकी 26 मार्क्स थे आउट ऑफ 6226 स्टूडेंट। तो 6000 स्टूडेंट्स अप्रॉक्सीमेटली अपेयर हुए थे 100 मार्क्स के पेपर में, जिसमें से ओनली 396 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए और पेपर की कट ऑफ ओनली 26 मार्क्स थी। तो कट ऑफ बहुत हाई नहीं थी। अगर आप, जैसा मैंने आपको बताया, टॉपिक वाइज टॉपिक प्रिपेयर करोगे तो जेस्ट निकालना डेफिनेटली टफ नहीं है, जेस्ट ईजिली निकल जाएगा। बट जेस्ट क्यों नहीं निकलता? क्योंकि बच्चे रैंडमली भागते हैं। ठीक है, ये टॉपिक भी पढ़ेंगे, वो टॉपिक भी पढ़ेंगे, जिसकी वजह से जेस्ट में जाके उन्हें परेशानी होती है, क्योंकि जेस्ट में जैम लेवल के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। ठीक है, जेस्ट थोड़ा आपकी थिंकिंग एबिलिटी को और आपकी सब्जेक्ट नॉलेज की डेप्थ को चेक करता है। तो जो भी आप पढ़ें उसे थोड़ा अच्छे से पढ़ें, और ऐसा भी नहीं कि आप रिसर्च करने लग जाओ टॉपिक पे, इतना भी डीपली नहीं पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, निकल लेना है। ठीक है, बहुत ज़्यादा बुक्स वगैरह नहीं पढ़नी है। तो अगर आप पेपर को केवल 35% भी, 35% डेफिनेटली है, 35% पे 60 to 70% इंस्टीट्यूट आपको कॉल लेटर दे देंगे फॉर द इंटरव्यू। ये भी आपको पता होना चाहिए कि जेस्ट में रैंक के बाद आपको इंटरव्यू फेस करना होता है, और आपका फाइनल सिलेक्शन इंटरव्यू के बेस पर होता है। ओके, सो इंटरव्यू के बाद जेस्ट की बात करेंगे। फिलहाल मैंने आइसर पुणे का इंटरव्यू क्रैक कर रखा था। ठीक है, आइसर पुणे का मेरा इंटरव्यू क्लियर था। मेरा इंटरव्यू जैम के बेस पे हुआ था। ठीक है, मैंने जेस्ट दिया नहीं था, क्योंकि पिछले साल मेरे को कोविड हो गया था, इसलिए मैंने जेस्ट का पेपर नहीं दिया था। फिलहाल जैम के बेस पे मैंने आइसर पुणे का इंटरव्यू दिया था, जो मेरा क्लियर हो गया था। तो जेस्ट के बाद हम लोग इंटरव्यू की बात करेंगे कि मेरा क्या
उसका अनुभव था, ठीक है, क्या एक्सपीरियंस था, वो मैं आपके साथ शेयर करूँगा आफ्टर जेस्ट। उस पर मैंने एक वीडियो और भी बना रखी है, तो अगर आपके पास टाइम हो और आप इंटरेस्टेड हो तो देख सकते हो, वरना अभी के लिए उसे स्किप कर देना, बाद में आके देखना जब आपके पास टाइम हो। प्रीवियस टॉपिक्स को आपको अच्छे से रिवाइज करना है जैम के, ठीक है। नए टॉपिक्स को तभी आपको प्रिपेयर करना है जब आपने प्रीवियस टॉपिक्स को रिवाइज कर दिया हो, मैं बार बार कह रहा हूँ, तभी आपको आगे नए टॉपिक्स को रिवाइज करना है, नए टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है, और केवल उन्हीं टॉपिक्स को प्रिपेयर करना है जो जेस्ट में कंटिन्यूसली पूछे जा रहे हैं। ओके, सो लास्ट, इस वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और ये एक रिक्वेस्ट टाइप ही है, ठीक है, कोई आपके ऊपर दबाव नहीं है। ये जो भी मैंने आपको पीपीटीज दिखाई, इसकी पीडीएफ फॉर्मेट आप डाउनलोड कर सकते हैं, नीचे एक लिंक है स्टोर का, वहाँ से जाके, ठीक है। वो आपको केवल 49 रुपीज़ चार्ज करेगा। एंड मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, दैट इज़ ओनली फॉर योर सपोर्ट, ठीक है। अगर आप चैनल को सपोर्ट करते हैं तो आप डोनेट कर सकते हैं। कोई भी मैं नई चीज़ उन बच्चों को, मतलब इस पीडीएफ के अंदर कोई ऐसी लिंक वगैरह उन बच्चों को नहीं मिलेगी जो इसे खरीदेंगे, तो मैं पहले क्लियर कर दूं। तो जो खरीदना चाहता है एज अ वॉलंटियर, ठीक है, वो कुछ डोनेशन करना चाहता है, कर सकता है। 49 रुपीज़ बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इसमें से 10 रुपीज़ वो प्लेटफॉर्म लेता है, ओनली 39 रुपीज़ एज अ डोनेशन मेरे को मिलेंगे, ठीक है। सो जस्ट एज अ डोनेशन अगर आप देना चाहते हैं दे सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। बट इसमें जो भी लोग डोनेशन वगैरह करेंगे, मतलब जो भी इसे बाय करेंगे, वो प्लीज़ अपना फ़ोन नंबर करेक्ट डालना, ठीक है, ताकि मैं आपसे बात कर सकूं, ओके, और मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर सकूं, ताकि हम आपको मेंटर कर सकें। आपको कोई भी डाउट हो जैम के बाद फॉर दी जेस्ट, आप उसे क्लियर कर सकें। बट इसे वो ही लोग करना जो सीरियस हो, ठीक है। रैंडम लोग प्लीज़ इसे बाय मत करना, और ना ही अपना फ़ोन नंबर भरना, ओके। तो अगर आप सीरियस हो तो आप इसे एज अ डोनेशन खरीद सकते हो, एज अ डोनेट कर सकते हो एज अ वॉलंटियर। मैं आपको एक ग्रुप में ऐड कर दूंगा, ओके, जिससे आप लोग जो हमारे और स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने प्रीवियस ईयर में जस्ट क्लियर करा था, आप उनसे भी बात कर सकते हो। इसके अलावा मैंने सोचा है कुछ एक्स्ट्रा टॉपिक्स के मैं सीरीज़ यूट्यूब पे स्टार्ट करूँगा। आप भी नीचे सजेस्ट कर सकते हैं कौन सा एक्स्ट्रा टॉपिक आपको चाहिए। जैसे सपोज आपको लैग्रेंजियन चाहिए या हैमिल्टोनियन चाहिए, जिसमें हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को देखते हुए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को और कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है, जिससे आप कुछ क्वेश्चंस को जस्ट में हैंडल कर पाओ। तो जो लोग हमें डोनेट करना चाहते हैं डोनेट कर सकते हैं, जिससे उन्हें कुछ एक्स्ट्रा पर्क्स मिल पाएंगे, जैसे कॉलेज सिलेक्शन में, इंटरव्यू प्रोसेस में, ठीक है। तो जो भी लोग डोनेट करना चाहते हैं ओनली 39 मेरे को मिलेंगे, 10 रुपीज़ प्लेटफॉर्म की फ़ीस है, आपको ओनली 49 रुपीज़ देने हैं, ओके। सो इस वीडियो में इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, अगर आप चैनल पर नए हो प्लीज़ बटन को प्रेस कर देना, ताकि और लोगों के पास भी ये वीडियो पहुंच सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जैम के केवल 15 डेज़ भी नहीं है, सो प्लीज़ अच्छे से प्रिपेयर करते रहो। कोई भी डाउट आता है किसी भी रैंडम वीडियो के नीचे जाके कमेंट कर दो, टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाओ, मेरे से कोई बात करना चाहते हो बात कर लो, बट प्रिपेयर करते रहो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।